नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं द न्यूज लॉन्चर पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं को जिस बात का डर सता रहा था पिछले कई महीनों से, अब वो डर सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी नानी फैक्टर के बल पर केंद्र की सत्ता में बनी हुई है और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री इसलिए बने हुए हैं या उनकी प्रधानमंत्री पद की कुर्सी इसलिए टिकी हुई है क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू उनकी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। नानी फैक्टर यानी नायडू और नीतीश कुमार। लेकिन बार बार ये सवाल उठकर सामने आ रहा, बार बार ये सवाल उठाया जा रहा था, बार बार ये सवाल पूछा भी जा रहा था कि आखिरकार चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, अपनी पार्टी की कीमत पर, अपने पार्टी के समर्पित मतदाताओं की नाराजगी की कीमत पर आखिर कब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन देते रहेंगे, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन देते रहेंगे। और सबसे बड़ा सवाल यही उठकर सामने आ रहा था कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कब तक अपने अल्पसंख्यक मतदाताओं यानी मुस्लिम मतदाताओं को नाराज कर मोदी सरकार के एजेंडे को संसद के अंदर समर्थन देते रहेंगे, पारित करवाते रहेंगे। और अब वो सवाल बड़े पैमाने पर उठकर निकलकर सामने आ गया जब मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान जैसे बिल का समर्थन करने वाले एनडीए के घटक दलों के नेताओं के इफ्तार की दावत का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया, ईद मिलन समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। और उसके बाद नीतीश कुमार भी हिल गए, चंद्रबाबू नायडू भी हिल गए, क्योंकि दोनों ही ये जानते हैं कि मुसलमान छिटक गया तो पार्टी के लिए कई तरह की मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। पार्टी का अस्तित्व तो खतरे में नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप चुनाव ही नहीं जीत पाओगे, जब आप विधायक ही नहीं जितवा पाओगे और आगे चलकर जब आप सांसद भी नहीं जितवा पाओगे, तो यही नरेंद्र मोदी, यही भारतीय जनता पार्टी आपको किनारे करने में, आपको किनारे लगाने में 1 मिनट का समय भी नहीं लगाएगी। और अब नीतीश कुमार को भी ये बात समझ आ गई है और चंद्रबाबू नायडू को भी ये बात समझ आ गई है। और चंद्रबाबू नायडू ने एक बड़ा फैसला कर लिया, चंद्रबाबू नायडू ने खुलकर बोल दिया, चंद्रबाबू नायडू खुलकर मैदान में उतर गए कि हम भारतीय जनता पार्टी के उस एजेंडे के साथ कतई खड़े नहीं हो सकते जो मुसलमानों के खिलाफ है, इस देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी के खिलाफ है। और चंद्रबाबू नायडू ने खुलकर वक्फ संशोधन अधिनियम पर बोल दिया, उसके खिलाफ बोल दिया। चंद्रबाबू नायडू ने खुलकर यह कह दिया कि राज्य सरकार यानी उनकी जो तेलुगु देशम पार्टी की राज्य सरकार है, वो वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। और वो तमाम अपने काम गिनाते हुए नजर आए कि कैसे उन्होंने वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा की, कैसे उनकी सरकार मुसलमानों के हित के लिए काम कर रही है। और जब वो प्रतिबद्धता दर्शाते हैं, जब वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि उनकी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए, तो फिर तय मानकर चलिए कि वो घंटी बजा देते हैं मोदी सरकार की, वो घंटी बजा देते हैं एनडीए गठबंधन के सरकार की, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मंसूबों पर पानी फेरते हुए नजर आते हैं। याद दिला दूं आपको, पिछले साल अगस्त के महीने में जब केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री लोकसभा में वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 को पेश कर रहे थे, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से नीतीश कुमार की पार्टी के कोटे से मंत्री बने राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने पुरजोर शब्दों में लोकसभा के अंदर खड़े होकर इस बिल का समर्थन किया था। नीतीश कुमार तब से नाराज हो गए उनसे। नीतीश कुमार समझ गए कि अब लल्लन सिंह हमारे वाले लल्लन सिंह नहीं रहे, बीजेपी वाले लल्लन सिंह हो गए। और उसके बाद से जनता दल यूनाइटेड के बीच में कई सारी चीजें बदलती हुई नजर आ रही है। लेकिन उस समय चंद्रबाबू नायडू की अपनी पार्टी पर पकड़ थी। चंद्रबाबू नायडू के सांसद ने लोकसभा में खड़े होकर कहा कि अगर इस बिल को किसी कमेटी को भेजा जाएगा तो हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। राजनीतिक शब्दावली में बहुत ही धीमे शब्दों में चंद्रबाबू नायडू ने मोदी सरकार को यह बता दिया कि अगर आप इस बिल को पास करवाने की कोशिश करेंगे, मतदान की नौबत आएगी तो तेलुगु देशम पार्टी इसके समर्थन में खड़ी नहीं होगी। मजबूर होकर सरकार को इस बिल को जेपीसी में भेजना पड़ा और अब जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार
जब संसद के दोनों सदनों में इस बिल को फिर से लाने की और पास करवाने की तैयारी कर रही है, तो चंद्रबाबू नायडू ने स्पीड ब्रेकर लगा दिया है। सूत्र ये बता रहे थे कि ईद के बाद चूंकि जो संसद का बजट सत्र का जो दूसरा चरण चल रहा है, 4 अप्रैल को इसको समाप्त होना है। तो ईद के बाद मोदी सरकार लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में इस बिल को पेश करके पारित करवाने की कोशिश कर सकती थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी को और अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और आरएसएस के मुखिया सर संचालक मोहन भागवत को एक संदेश देना था कि हम तो आपके एजेंडे को लागू कर रहे हैं, हम आरएसएस के तमाम एजेंडे को लागू कर रहे हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर क्यों अड़े हुए हैं? गुजारिश करनी थी कि आपके एजेंडे को लागू कर रहे हैं। तो इसलिए सरकार ने ये प्लान बना लिया था कि 4 अप्रैल से पहले लोकसभा और राज्यसभा में पेश करके इसको पारित करवा लिया जाए। उनको पूरी उम्मीद थी कि नीतीश कुमार भी साथ आएंगे, चंद्रबाबू नायडू भी साथ आएंगे, दोनों केंद्र की सत्ता में साझेदार है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू इस बात को समझ गए। जैसे ही मुस्लिम संगठनों ने उनकी इफ्तार की दावत का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया, खुला पत्र लिख दिया, उनकी ईद की दावत का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया, तो फिर चंद्रबाबू नायडू सहम गए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को क्लियर कट मैसेज दे दिया। और क्या-क्या कहा चंद्रबाबू नायडू ने, अगर आप सुनेंगे तो वाकई ये तमाम चीजें सुनकर आप चौंक जाएंगे कि किन शब्दों के साथ चंद्रबाबू नायडू ने चेतावनी दे दी कि सदन के अंदर इस बिल को लाएंगे, वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर आएंगे, तो तेलुगु देशम पार्टी के सांसद उस बिल का समर्थन नहीं करेंगे। हमें आंध्र प्रदेश में मुसलमानों का वोट चाहिए, हमें आंध्र प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का वोट चाहिए। और क्या कहा चंद्रबाबू नायडू ने? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को विजयवाड़ा में राज्य सरकार द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और वंचित मुस्लिम परिवारों के उत्थान के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। रमजान की शुभकामनाएं देते हुए नायडू ने मुस्लिम समुदाय को आश्वासन दिया कि तेलुगु देशम पार्टी सरकार ने हमेशा वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा की है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने आदेश जियो 43 को लेकर उठे विवाद को संबोधित किया, जिसने पहले कानूनी विवादों के कारण वक्फ बोर्ड को निष्क्रिय कर दिया था। मुसलमानों को अपने पुराने काम की याद दिलाते हुए चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि जब जियो 43 पेश किया गया था तो अनावश्यक विवाद पैदा हुआ। जब मामला अदालत में पहुंचा तो वक्फ बोर्ड के कामकाज में बाधा उत्पन्न हुई। जैसे ही हमारी सरकार ने, यानी जैसे ही चंद्रबाबू नायडू की सरकार आंध्र प्रदेश में सत्ता में आई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी हिस्सेदार है, हमने आदेश को, यानी चंद्रबाबू नायडू की सरकार ये कह रही है, चंद्रबाबू नायडू ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने आदेश को रद्द कर दिया और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए बोर्ड का पुनर्गठन किया। चंद्रबाबू नायडू सिर्फ यही नहीं रुक रहे, उन्होंने आगे क्या कहा? बजट में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए 5,300 करोड़ रुपए का आवंटन उनकी सरकार ने किया है। ये तमाम चीज वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जो तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक एनटी रामाराव का क्या योगदान रहा, उन्होंने इसका जिक्र किया। और नायडू ने मुस्लिम धार्मिक नेताओं के मानदेय में भी बढ़ोतरी की घोषणा की, जिसमें कहा गया कि इमामों को अब 10,000 रुपए मिलेंगे, जबकि मौजानों को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। और इस कार्यक्रम में तमाम अन्य नेता भी मौजूद थे। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जितने उन्होंने कल्याण के काम किए, उन तमाम कामों को गिनाते हुए नजर आए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चंद्रबाबू नायडू के लिए आंध्र प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम वोट कितने जरूरी है। और चंद्रबाबू नायडू अब ठान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को लागू करने के लिए, बीजेपी के हिंदूवादी एजेंडे को लागू करने के लिए, वो अपनी पार्टी के समर्पित वोटर, समर्पित मतदाता मुसलमानों को भला क्यों नाराज कर? हिंदूवादी बनने की कोशिश वो भी कर रहे थे, वो भी हिंदूवादी पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि देश की राजनीतिक नब्ज को वो समझते हैं और भाजपा किस तरह से उनकी घेरेबंदी कर रही है, इस चीज को भी वो समझते हुए नजर आ रहे थे। पवन कल्याण जो कि जनसेना पार्टी के हैं, उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री है, वो भाजपा के हिंदूवादी एजेंडे को आंध्र प्रदेश में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू को ये डर एक तरह से सताने लगा कि हिंदूवादी पॉलिटिक्स के जरिए तेलुगु देशम पार्टी को कमजोर करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, तो फिर उनके बेटे प्रयागराज में महाकुंभ में आस्था के संगम में डुबकी लगाते हुए नजर आए, जो कि
राज्य सरकार में मंत्री भी है नारा लोकेश, तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी है। उसके बाद बनारस जाकर काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करते हुए नजर आए। खुद चंद्रबाबू नायडू तिरुपति जाकर तिरुमला मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए लोगों को प्रसाद परोसते हुए नजर आए, ताकि वो बीजेपी की, पवन कल्याण की हिंदूवादी पॉलिटिक्स को काउंटर कर सके, उसका जवाब दे सके। तेलुगु देशम पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए वो इतना आगे बढ़ गए थे कि जब डी पुरंदेश्वरी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की खबरें निकलकर सामने आई, तो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से उन्होंने ये कहा कि नहीं, आप किसी को भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए, लेकिन मेरी ही सिस्टर इन लॉ को, मेरी ही जाति से आने वाली डी पुरंदेश्वरी आपकी आंध्र प्रदेश बीजेपी की अध्यक्ष है, ठीक है, लेकिन उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष मत बनाइए, क्योंकि अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाती तो तेलुगु देशम पार्टी के लिए, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के लिए दिक्कत हो जाती। चंद्रबाबू नायडू अपनी राजनीतिक विरासत को अपने बेटे को सौंप नहीं पाते। पवन कल्याण से वैसे ही उनको कई सारी दिक्कतें हैं, भले ही वो उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री है, और अप्रैल के महीने में चंद्रबाबू नायडू 75 वर्ष की आयु पूरी करने जा रहे हैं। लगातार ये खबरें निकलकर छनकर सामने आ रही है कि हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर अपने बेटे को अपने जीवन काल में मुख्यमंत्री बना दे और वो केंद्र की राजनीति में आ जाए, या वो तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम करते रहे। लेकिन मुस्लिम वोट तो फिर भी चाहिए था, अल्पसंख्यक वोट तो फिर भी चाहिए था, और तमाम विपक्षी दल, तमाम मुस्लिम संगठनों ने खास तौर से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से ये अपील की थी, इन दोनों नेताओं से ये आग्रह किया था कि आप वक्फ संशोधन अधिनियम पर कुछ न कुछ करिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, देश के मुस्लिम समाज के लिए भी दिक्कत होगी, और अगर मुसलमानों के लिए दिक्कत होगी तो आपकी पार्टी को भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो चंद्रबाबू नायडू खुलकर सामने आ गए, लेकिन डरे हुए नीतीश कुमार भी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अपने करीबी नेता के जरिए बीजेपी आलाकमान को संदेशा पहुंचा दिया है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, चुनाव होने तक कम से कम आप वक्फ संशोधन अधिनियम विधेयक पर रुक जाइए। ऐसे में ज्यादा संभावना इस बात की है कि हो सकता है कि ईद के बाद जब इस बिल को पास करवाने की कोशिश करने वाली थी मोदी सरकार, शायद वो अपना इरादा बदल दे। हालांकि अंतिम फैसला अमित शाह चूंकि 29 और 30 मार्च को बिहार के दौरे पर जाने वाले हैं, तो बिहार के दौरे से आने के बाद अमित शाह इस मसले पर अंतिम फैसला करेंगे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने खुलकर ना कह दिया है और नीतीश कुमार ने संदेशा भिजवा दिया है, रुक जाइए, थम जाइए। चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद और नीतीश कुमार के 12 सांसदों के बल पर ही इस देश की सरकार टिकी हुई है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, और अगर ये दोनों राजनीतिक दल वक्फ संशोधन अधिनियम पर मोदी सरकार के साथ खड़े नहीं होंगे संसद के दोनों सदनों में, तो फिर इस बिल को पास करवा पाना मोदी सरकार के लिए आसान नहीं होगा। देखते हैं संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के आखिरी सप्ताह में, यानी ईद के बाद, संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में क्या कुछ होने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।